जब सुबह हुई तो मैं रेतीले टीलों के सिलसिले के करीब पहुंच चुका था। ये टीले मुझे सहरा की जलती भुनती धूप से बचा सकते थे, मुझे दिन भर पनाह दे सकते थे। सूरज निकलने तक मैं उस सिलसिले में पहुंच गया था। ये देखकर मेरा दिल थक से रह गया कि इन टीलों की ढलानें इतनी तिरछी थी कि वहां किसी साए का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उन पर सूरज हर तरफ से पड़ रहा था। चुनाचे जब सूरज ने अपना दहकता हुआ चेहरा मशरकी उफक से निकाल कर सहरा पर एक निगाह डाली तो ये बात साबित हो गई कि किसी टीले के पहलू में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां धूप न हो, और इन टीलों का रुख कुछ ऐसा था कि धूप उन पर चारों तरफ से आती थी। सूरज के निकलते ही फजा ने तेजी से गर्म होना शुरू कर दिया। रात भर की शबनम से भीगी रेत की ठंडक हरारत बनकर खारिज होने लगी। मैं किसी महफूज मकाम की तलाश में उन टीलों के दरमियान आ गया। सबसे शदीद खतरा ये था कि कहीं मैं इन टीलों की भूल भुलैयों में न भटक जाऊं। उन टीलों में अगर आदमी एक बार भटक कर रास्ते की दुरुस्त समत खो बैठता है तो फिर उसकी लाश वहीं टीलों के दरमियान गर्म रेत पर कहीं पड़ी होती है और उसे गिद्ध नोच रहे होते हैं। चुनाचे मैं चलते वक्त खास तौर पर सूरज से रहनुमाई हासिल कर रहा था। अभी सूरज तुलू हुए जरा देर नहीं हुई थी कि मेरी राइफल की नाली गर्म हो गई। मुझे फौरन किसी ऐसी जगह की जरूरत थी जहां मैं इस आग से बच सकूं जो सूरज के जिलों में बढ़ती चली आ रही थी। टीले ऐसे थे जैसे किसी ने बुलडोजरों की मदद से बड़े एहतमाम से रेत के बड़े बड़े ढेर लगा दिए हों। इस किस्म के रेत के एक देव पैकर ढेर से निकलकर दूसरे की तरफ आया तो देखा कि आगे सहरा में गड्ढे पड़े हुए हैं। ये गड्ढे ऐसे थे जैसे पहाड़ में वादियों की शक्ल में होते हैं। खुशकिस्मती से एक गड्ढे में मुझे छोटा सा शिगाफ दिखाई दिया। ये गड्ढा किसी बड़े प्याले की तरह था। मैं उसमें उतरा ही था कि नर्म रेत में फिसलता ही चला गया। तह में जाकर मैंने अपने आप को संभाला और छोटे से शिगाफ की तरफ बढ़ा। शिगाफ ज्यादा चौड़ा नहीं था। मैंने राइफल के बट की मदद से उसे मजीद कुशादा कर दिया। अब उसमें इतनी जगह बन गई कि मैं अंदर नीम दराज हो सकता था। यहाँ धूप नहीं पहुँचती थी। मैंने अपनी राइफल और जूते उतार दिए, मशरूब के डिब्बे निकाल कर एक तरफ रख दिए। पाँव जूतों से निकले तो बेहद सुकून महसूस हुआ। मेरी एड़ियों पर जख्म आ गए थे। जूता एड़ियों के साथ रगड़ खाता रहा। सबसे पहले तो मैंने बचा हुआ मशरूब पिया और गोश्त के बचे हुए 6 पार्चों में से 2 पार्चे खा लिए। भूख और प्यास किसी हद तक बहल गई। मैं उससे ज्यादा मशरूब और पार्चे इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता था। ये मेरा कलील तरीन राशन था और सफर खुदा जाने किस कदर तवील था। मैंने टांगे शिगाफ से बाहर कर ली और लेट गया। रात भर की थकन इतनी ज्यादा थी कि लेटते ही नींद आ गई। दोपहर को आंख खुली। सूरज सवा नेज़े पर था। हर तरफ आग बरस रही थी। जिस शिगाफ में मैं पड़ा था उसमें हल्की हल्की खुनकी थी, मगर गर्म लौ के थपेड़े यहाँ भी परेशान कर रहे थे। मशरूब के टिन भी गर्म हो गए थे। एक टिन खोल कर पिया, 2 पार्चे खाए और ऊँघने लगा। यूं जागते ऊँघते सहरा का शदीद गर्म दिन गुजर गया। शाम को गोश्त का 1 पार्चा खाया, 1 टिन पिया और अल्लाह का नाम लेकर एक बार फिर मशरिक की तरफ अपना सफर शुरू कर दिया। यूं ही दिन को आराम करते और रात को सफर करते मुझे सहरा में 3 दिन गुजर गए। मेरे पास खाने के लिए सिर्फ गोश्त का आधा पार्चा और पीने को मशरूब का 1 टिन रह गया था। मैं कब तक और उसे संभाल कर इस्तेमाल करता। चौथे रोज एक गड्ढा खोद कर सहरा की तेज धूप से बच कर बैठा था कि ये पार्चा और मशरूब का टिन भी खत्म हो गया। अब मेरे पास सिवाय खाने के नाम के और कुछ नहीं था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि 2 दिन के बाद कोई न कोई बस्ती या शहर जरूर दिखाई देगा, लेकिन ऐसा न हुआ था। मुझे यकीन हो गया कि मैं सहरा में रास्ता भूल गया हूँ और एक ही जगह चक्कर लगा रहा हूँ। उसी रोज सहरा में बड़ी शदीद आंधी आ गई। मैंने कमीज उतार कर अपने सर के ऊपर डाल ली और गड्ढे में उकड़ू बैठ गया। आंधी क्या थी, एक भयानक तूफान था। जब आंधी रुकी तो मेरे ऊपर रेत ही रेत पड़ी थी। बड़ी मुश्किल से अपने आप को छाड़ कर गड्ढे से बाहर निकाला तो देखा कि रेत के पुराने टीले गायब थे और उनकी जगह नए टीले मार्ज़े वजूद में आ चुके थे। मैं उन टीलों को बिल्कुल नहीं पहचानता था। आंधी के बाद फजा थोड़ी देर के लिए खुनक हुई और उसके फौरन बाद ही आसमान से वही आग बरसना शुरू हो गई। चौथी रात आई तो मैं सफर करते हुए हिचकिचा रहा था क्योंकि मेरे पास खाने पीने को अब कुछ भी नहीं था। यूं सहरा में सफर करना इंतहाई खतरनाक बात थी। सहरा में अभी तक मुझे कोई चश्मा वगैरह दिखाई नहीं दिया था। खुदा जाने इसराइलियों का ये सहरा किस नौयत का था कि सैकड़ों मील चले जाएं आपको न कोई नखलिस्तान मिलेगा और ना पानी का चश्मा। पहले तो रात का अंधेरा छा गया, फिर सितारे पूरी आबोताब से चमकने लगे। सहरा में फीकी फीकी धीमी सी रोशनी ने अंधेरे को धुंधला दिया। फजा भी खुनक हो गई थी। मैंने सोचा यहाँ बैठे रहने से बेहतर है कि मैं सफर जारी रखूं, क्योंकि सफर करते हुए हो सकता है सुबह तक किसी सहराई बस्ती में पहुंच जाऊं। चुनाचे ये सोचकर मैं अपनी जाए पनाह से निकलकर रेत पर चलने लगा। मेरा रुख एक बार फिर उसी सितारे की तरफ था जो हर रोज रात को मशरकी समत आसमान पर चमकता था। खुदा जाने ये कौन सा सितारा था। सामने कोई रेत का टीला आ जाता तो मैं उसके ऊपर चढ़ने की बजाय
उसके पास से घूमकर फिर नाक के सीध में आ जाता। भूख और प्यास की वजह से कुछ दूर चलने पर थकन महसूस होती थी। होंठ खुश्क हो रहे थे, जबान खुश्क होकर लकड़ी की तरह सख्त हो गई थी। राइफल जो मेरे कंधे से लटक रही थी मुझे बहुत बड़ा बोझ लगती थी, लेकिन मैं उसे अपने साथ लिए जा रहा था। मेरे बचाव का सबसे बड़ा हथियार यही था। चलते चलते रात के किसी लम्हे में सहरा में एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां बाएं जानिब रेत के बड़े बड़े पहाड़ जैसे टीलों का सिलसिला जुनूब की तरफ बढ़ता चला गया था। यहाँ एक तरफ गहरी घाटी नजर आई। अंधेरे में घाटी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रेत के बड़े बड़े ढेर जगह जगह बिखरे हुए थे। प्यास ने निठाल कर दिया था। मैं थक कर एक जगह रेत के ढेर के पास खुद भी ढेर हो गया। मैं ठंडी रेत पर बिल्कुल चित लेट गया। फिर उठकर रेत को मुट्ठी में लेकर निचोड़ने की कोशिश की, मगर पानी की एक बूंद भी न टपकी। ठंडी रेत को आंखों, होंठों और गालों से लगाया। मेरे सर और दाढ़ी मूंछ के बाल काफी बड़ा आए थे। राइफल रेत पर मेरे पास ही पड़ी थी। नकाहत से मेरा सर चकराने लगा था। मैंने आंखें बंद कर ली और खुदा के हुजूर दुआ मांगने लगा कि वो मुझे इस मुसीबत से निजात अता फरमाए और सहरा की भयानक मौत से बचाए। मेरी आंखें बंद थीं कि मुझे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई जानवर भाग रहा हो। मैंने आंखें खोलकर राइफल अपने हाथ में ले ली और सहरा के अंधेरे में चारों तरफ देखने लगा। आवाज करीब आकर दूर हो गई। चंद लम्हों के बाद फिर वही आवाज आई। मैंने उठकर बाएं तरफ निगाह उठाई तो देखा कि एक खच्चर या गधा अंधेरे में रेत के छोटे छोटे ढेरों के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। मैं घसीटता हुआ उन ढेरों के पास गया। वो एक गधा था। शायद उसे भी मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया था। वो जोर से चीखा और एक तरफ भागकर अंधेरे में गायब हो गया। सोचा कि शायद ये कोई भूत प्रेत था, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। ये गधा इस बात की अलामत थी कि या तो करीब ही कोई आबादी है और या फिर यहाँ से कोई काफिला गुजरा होगा, जिससे बिछड़कर ये गधा यहाँ रह गया। लेकिन आमतौर पर सहरा में चलने वाले काफिलों में गधे नहीं होते। यकीनन यहाँ करीब कोई बस्ती है। मेरे दिल में जिंदगी की नई उम्मीद रोशन हो गई और मैंने उस तरफ चलना शुरू कर दिया जिस तरफ गधा गया था। मेरा रुख मशरिक से हटकर शुमाल मशरिक की तरफ हो गया था। आगे रेत की चढ़ाई थी। ये एक ऊंचा टीला था। टीले पर चढ़कर मैंने दूसरी तरफ देखा तो मेरे हलक से खुशी की एक चीख निकल गई। दूसरी जानिब सहरा में दूर एक जगह रोशनी हो रही थी। ये रोशनी किसी चिराग या लालटेन की नहीं थी। पीछे पसे मंजर में ऊंचे दरख्तों के स्याह धब्बे नजर आ रहे थे। मैंने अपने आप को टीले की ढलान पर गिरा दिया और लुढ़कता हुआ नीचे चला गया। फिर उठा और रोशनी की समत चलने लगा। मैं मोहतात भी हो गया था। यहाँ इसराइली फौज का कोई कैंप भी हो सकता था। मैं फूंक फूंक कर कदम उठा रहा था। कमजोरी बेहद महसूस हो रही थी। भूखे प्यासे रहकर जंगलों और पहाड़ों की खाक छानने की कमांडो ट्रेनिंग काम आ रही थी, जिसकी वजह से हौसला बुलंद था और मैं अपने आप को शदीद भूख प्यास में संभाले हुए था। ये एक मखसूस सहराई खेमा था जिसके बाहर बांस के साथ एक लालटेन लटक रही थी। लालटेन की बत्ती धीमी थी। उसकी रोशनी इर्द गिर्द पड़ रही थी। मैंने रेत पर पोजीशन संभाल ली। खेमे के आसपास कोई मवेशी या इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। खेमे के सामने वाला पर्दा भी ऊपर को उठा हुआ था। हर तरफ गहरी खामोशी छाई थी। मैंने लेटे लेटे अपने पीछे की तरफ देखा। वही गधा भागता चला रहा था। वो मुझसे चंद कदम के फासले पर से गुजरकर खेमे के बाहर जाकर रुक गया और फिर एक तरफ होकर बैठ गया। गधे की मौजूदगी वहां किसी इंसान की मौजूदगी की दलील थी। हो सकता है लोग खेमे में सो रहे हों। मैंने कोहनियों के बल एक माहिर कमांडो की तरह खेमे की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। खेमा अब मेरे सामने था। लालटेन की धीमी रोशनी में उसका पर्दा ऊपर उठा हुआ था। बाहर कोई मिट्टी का मटका या खजूर की सफ भी नहीं बिछी हुई थी। मैं सांस रोके आंखें फाड़े खेमे के अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। खुदा जाने अंदर बद्दू लोग सो रहे थे या वहां कोई भी नहीं था। मैं रेंगता हुआ खेमे के अकब में आ गया। खेमे की दीवारों के पर्दे में जगह जगह सुराख थे। ये कोई कैंप नहीं था, क्योंकि कैंप मोम जामे के बने होते हैं और ये ऊंट के बालों से बनाए हुए स्याह कंबलों से तैयार किया गया था। मैंने एक जगह से मोटा कपड़ा ऊपर उठाकर अंदर निगाह डाली। खेमे के अंदर दरवाजे की जानिब से लालटेन की धीमी धीमी रोशनी आ रही थी। मैंने देखा कि खेमा बिल्कुल खाली था। जमीन पर कुछ कंबल बिछे थे। वहां कोई इंसान नहीं था। मैं कोहनियों के बल रेंग कर खेमे के अंदर दाखिल हो गया। सबसे पहली चीज जो मुझे नजर आई वो कोने में रेत में आधा दफन एक मटका था, जिसके ऊपर एक डोंगा औंधा पड़ा था। मैं बेख्तियार उसकी तरफ बढ़ा। ताम चीनी के डोंगे में मटके से ठंडा पानी निकाल कर पिया। पानी आबे हयात की आबशार बनकर मेरे जिस्म में उतरा तो मेरी आंखें रोशन हो गईं। मैं दूसरा डोंगा भी पी गया। पानी पीने से खोई हुई तवानाई बहाल हुई तो माहौल का जायजा लिया। खेमे की एक जानिब लकड़ी के 2-3 बक्स पड़े थे। उन्हें खोला तो अंदर से पुराने कपड़े निकले। इन बक्सों के ऊपर एक जानिब खेमे के बांस के साथ एक पोटली लटक रही थी। उसे उतार कर खोला और लालटेन की रोशनी में लाकर देखा। उसमें खजूर का गुड़ और जवार की रोटी का आधा टुकड़ा बंधा था। वहीं खड़े खड़े सारी रोटी और गुड़ खा गया।
मटके में से पानी का एक और डूंगा निकाल कर पिया और कंबल पर बैठकर सोचने लगा कि ये खैमा किसका हो सकता है। इस खैमे के लोग कहाँ चले गए हैं? रात को सहराई लोग खैमों से दूर कभी नहीं जाते। फिर ये क्या मुअम्मा है? रोटी खाने और पानी सेर होकर पीने के बाद मेरे जिस्म की नक्काहत और कमजोरी बहुत हद तक दूर हो गई थी। सोचने की सलाहियत भी फिर से बेदार हो गई थी। अब मैंने बाहर निकल कर चारों तरफ घूम फिर कर खैमे का जायजा लिया। आसपास कोई दूसरा खैमा भी नहीं था। रेत में एक गड्ढा खोद कर चूल्हा बनाया गया था जिसमें राख पड़ी थी। खैमे में प्लास्टिक और ताम चीनी के कुछ बर्तन भी नजर आए। लकड़ी के बक्सों में औरतों के पुराने लिबास भी थे। मुझे यही सवाल परेशान कर रहा था कि इस खैमे में जो लोग रहते हैं वो कहाँ चले गए हैं। खैमे के बाहर लालटेन गालिबन इसलिए रोशन कर दी गई थी कि ये दूर से नजर आ जाए और जो लोग इस खैमे में रहते हैं वो सहरा में रास्ता न भूल जाएं। मैं खैमे के बाहर रेत पर बैठ गया। कुछ फासले पर गधा खामोश बैठा था। लालटेन की रोशनी में मुझे उसका बड़ा सा सर साफ नजर आ रहा था। अचानक गधे ने अपना सर ऊपर उठाकर एक तरफ घुमाया। उसने यकीनी तौर पर फजा में किसी इंसान की बू पाली थी। मैंने राइफल अपने हाथ में ले ली और चारों तरफ निगाह दौड़ाई। मुझे अंधेरे में कुछ नजर न आया, लेकिन गधे का चौकस होना बेमकसद नहीं था। मैं झुके झुके एक तरफ को दौड़ा और खैमे से कुछ फासले पर रेत की एक ढेरी के पीछे छुप कर लेट गया। मेरी आंखें उस तरफ लगी थीं जिधर गधा देख रहा था। गधा उठकर खड़ा हुआ। उसने मुंह ऊपर उठाकर जोर से आवाज निकाली और फिर दौड़ पड़ा। दूर शुमाल की जानिब सहराई रेत की फीकी तारीकी में दो ऊंटों के हयूले उभरे। मैंने राइफल में मैगजीन भर लिया। उसका सेफ्टी कैच चढ़ाकर मैंने नाली का रुख ऊंटों की तरफ कर दिया। दोनों ऊंट आहिस्ता आहिस्ता चलते खैमे की तरफ ही आ रहे थे। मेरी नजरें उन पर गड़ी थीं। ऊंट करीब आ गए। अगले ऊंट पर दो इंसान सवार थे और पिछले ऊंट पर एक आदमी बैठा था। दोनों ऊंटों को खैमे के दरवाजे के करीब लाकर बिठा दिया गया। फिर ये तीनों आदमी नीचे उतर आए। लालटेन की धीमी रोशनी में मैंने देखा कि उनमें एक औरत थी जिसके हाथ पीछे बंधे थे और उसके मुंह पर भी स्याह कपड़ा बंधा हुआ था। ये डाकू हैं और इस औरत को कहीं से अगवा करके लाए हैं। वो औरत को खींचते हुए खैमे के अंदर ले गए। खैमे का पर्दा उन्होंने नीचे गिरा दिया। खैमे के अंदर से मुझे उनकी बातें करने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। एक बार एक आदमी ने तेजी से कहा, जाबिर तुम्हें गोली मार देगा, ये उसकी अमानत है। ये जुमला इब्रानी जबान में बोला गया था। मैं घात लगाए रेत की ढेरी के पीछे खामोश लेटा था। उसके बाद किसी की आवाज न आई। कोई 5 मिनट गुजरे होंगे कि दोनों आदमी अपने लंबे जुब्बे लहराते खैमे का पर्दा उठाकर आस्तीनों से मुंह पोंछते बाहर निकले। शायद उन्होंने मटके में से सैर होकर पानी पिया था। उन्होंने कोई बात न की। दोनों खामोशी से अपने अपने ऊंटों पर जाकर बैठ गए। ऊंट अपने पांव पर खड़े हो गए और फिर उन्होंने सहरा में उसी तरफ चलना शुरू कर दिया जिस तरफ से वो आए थे। गधा अपनी जगह पर दोबारा बैठ गया। जब दोनों ऊंट सवार अंधेरे में मेरी नजरों से ओझल हो गए तो मैं उठकर खैमे की तरफ बढ़ा। 2 कदम चलकर रुक गया। सोचा न जाने ये औरत कौन है, कहीं मैं किसी मुश्किल में न फंस जाऊं। लेकिन उस वक्त वो औरत खुद मुश्किल में गिरफ्तार थी और ये लोग उसे कहीं से अगवा करके लाए थे। उस वक्त उसे मेरी मदद की जरूरत थी और ये भी मुमकिन था कि उस औरत की वजह से मुझे उस इलाके और खास तौर पर यरूशलेम के बारे में कुछ मालूमात हासिल हो जाएं। मैं पर्दा उठाकर खैमे के अंदर दाखिल हो गया। पर्दा गिरने की वजह से खैमे के अंदर अंधेरा था। मैंने खैमे के दरवाजे से पर्दा ऊपर उठा दिया। लालटेन की मध्यम रोशनी अंदर आई तो मैंने देखा कि वही औरत जिसका मुंह स्याह पट्टी से बंधा था खैमे के बीच वाले बांस के साथ रस्सी से बंधी सर झुकाए बैठी थी। मुझे दाखिल होते देखकर वो फटी फटी आंखों से मेरी तरफ तकने लगी। मैंने उसके मुंह से पट्टी खोल दी। वो इब्रानी जबान में गिड़गिड़ा कर बोली, भाई मेरी इज्जत मेरे खामद की अमानत है। मैंने कोई जवाब न दिया। मेरे कांधे से लटकी हुई राइफल देखकर वो कुछ ज्यादा ही घबराई हुई थी। मैंने उसके हाथों की रस्सी खोल दी। वो अपनी कलाइयों को सहलाते हुए मेरी तरफ अजीब सी नजरों से देख रही थी। मैंने उसे मटके में से पानी निकाल कर पिलाया। वो अभी तक घबराई हुई थी। मैंने कहा, बहन मुझे अपना भाई समझो, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। उस औरत की उम्र 30-32 बरस के दरमियान लगती थी। रंग यहूदी औरतों की तरह था। आंखें स्याह और बाल भी स्याह और लांबे थे। चमकती आंखों में एक मासूम और पाकीज़ा चमक थी। उसने मेरा हाथ थाम लिया और उसे अपनी आंखों से लगाकर सिसकियां भरकर रोने लगी। मैंने उसे हौसला दिया और पूछा कि वो कौन है और ये लोग उसे क्यों अगवा करके लाए हैं। क्या ये किसी दुश्मन कबीले के लोग हैं? उस औरत ने भीगी हुई एहसानमंद नजरों से मुझे देखा और बताया कि वो रिखाश की बीवी है। हमारा अंगूरों और अंजीरों का बाग है। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर दराना बस्ती में हमारा घर है। मेरा खामद कारोबार के सिलसिले में जेरिको गया हुआ है। आज रात मैं खाना खाकर अपने कमरे में सो रही थी कि 5 डाकू दीवार कूद कर हमारी हवेली में आ गए। उन्होंने हमारे नौकर और कनीज को एक कोठरी में बंद कर दिया। हमारा सामान लूटा और मुझे अगवा करके ले गए। आधे रास्ते में आकर 3 डाकू किसी दूसरे कस्बे में डाका डालने चले गए और मुझे इन डाकुओं के साथ इस वीरान जगह की तरफ रवाना कर दिया। तुम्हें अब मूसा की कसम मेरे
भाई मुझे यहाँ से निकाल कर मेरे घर पहुंचा दो। मैंने उसे तसल्ली दी और पूछा कि जेरिको यहाँ से कितनी दूर है। उस औरत ने अपना नाम खाजली बताया था। कहने लगी, हमारी बस्ती से जेरिको शहर के लोग ऊंटों पर बैठ कर जाते हैं। फिर मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और बोली, मुझे यहाँ से ले चलो, डाकू आ गए तो मेरी इज्जत लुट जाएगी। मैंने राइफल पर हाथ रख कर कहा, मेरे पास ये राइफल मौजूद है, तुम फिक्र क्यों करती हो? लेकिन 15-20 किलोमीटर का सहराई रास्ता हम पैदल किस तरह तय कर सकते हैं? हमें सवारी की जरूरत होगी। खाजली परेशान होकर कहने लगी, क्या तुम्हारे पास कोई ऊंट नहीं है? तुम यहाँ किस पर सवार होकर आए थे? तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम फौज में हो? मैंने उसे कहा कि मेरा नाम अल शिकोल है और मैं फौज में नहीं हूँ। अपने एक दोस्त के साथ शिकार करने सहरा में निकला था कि हम रास्ता भूलकर एक दूसरे से बिछड़ गए। यहाँ खेमे के बाहर जलती हुई लालटेन देखकर इधर आ गया। यूं तुमसे मुलाकात हो गई। मैंने उन दोनों डाकुओं को तुम्हें यहाँ बंद करते देख लिया था। जब वो चले गए तो मैं इसी नीयत से अंदर आया कि तुम्हें उन बेरहम सफाक इंसानों से निजात दिलाऊं। खाजली ने खेमे से बाहर झांक कर देखा। मैं खेमे के अंदर कंबल पर बैठा था। वो मेरे पास आकर कंबल पर बैठ गई और बोली, भाई अलशिकोल, हमें यहाँ से सुबह होने से पहले पहले निकल जाना चाहिए। दिन चढ़ते ही सारे डाकू यहाँ आ जाएंगे। उनके पास भी बंदूकें हैं। फिर हमारा यहाँ से फरार होना मुश्किल है। मैंने उसे कहा कि सवारी के बगैर सहरा में निकलना मौत को आवाज देकर बुलाने के मुतरादिफ है। वो बोली, हम बाहर जो गधा बैठा है उस पर सवार होकर चलते हैं। अभी जब बात उसके मुंह में ही थी कि हमें किसी ऊंट के बिलबिलाने की आवाज सुनाई थी। खाजरी ने घबरा कर कहा, वो लोग आ गए हैं, अब क्या होगा? मैं तेजी से उठकर खेमे से बाहर आ गया। दूर एक ऊंट आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ रहा था। मैं खाजली को खींच कर अंदर ले गया और कहा, तुम इस जगह कंबल पर लेट जाओ, खबरदार उठना मत, क्योंकि अभी गोलियां चलेंगी। ये कहकर मैं बाहर निकल गया। दौड़कर सामने चंद कदमों के फासले पर रेत की ढेरी के पीछे पेट के बल लेट गया और राइफल का रुख आने वाले ऊंट की तरफ कर दिया। सितारों की धीमी रोशनी में ऊंट करीब आया तो मैंने देखा कि उस पर एक आदमी सवार है। खेमे के बाहर आकर ऊंट बैठ गया और वो आदमी ऊंट पर से नीचे उतर आया। अब मुझे उसके कांधे से लटकी बंदूक नजर आई। अचानक मुझे ख्याल आया कि मैंने खेमे से निकलकर सख्त हिमाकत की है। अगर उस डाकू ने खेमे में लेटी हुई औरत खाजरी को यरगमाल बना लिया तो ये उसे लेकर बड़ी आसानी से फरार हो जाएगा और मैं उस पर गोली न चला सकूंगा। लालटेन की रोशनी में मैंने उसे पहचान लिया। ये पहले भी अपने साथी के हमरा यहाँ आया था। शायद उसे खेमे में एक तन्हा जवान औरत की मौजूदगी का गुनाह आलूद एहसास वापस खींच लाया था। मुझे उस पर फौरन हमला कर देना चाहिए था। अगर ये एक बार खेमे के अंदर चला गया तो फिर सारा खेल बिगड़ जाएगा। ये डाकू ऊंट से उतरकर अपने जुब्बे को ठीक कर रहा था और बंदूक अभी तक उसके कांधे पर पीछे लटकी हुई थी। मैंने एक हवाई फायर किया और छलांग लगाकर उस डाकू के सामने आ गया। मेरी राइफल की नाली का रुख उसके सीने की तरफ था। मैंने कड़क कर इब्रानी जबान में कहा, एक हाथ ऊपर उठा लो और दूसरे हाथ से बंदूक मेरी तरफ फेंक दो। वो डाकू हक्का बक्का सा होकर मेरा मुंह तकने लगा। मैंने कड़क कर अपना जुमला दोहराया और राइफल की नाली जरा आगे की तो उसने एक हाथ ऊपर उठा लिया और दूसरे हाथ से कांधे पर लटकी हुई बंदूक नीचे फेंक दी। मैंने उसे 2 कदम पीछे हटने का हुक्म दिया और पीछे हट गया। मैंने खाजली को आवाज दी, बाहर आकर ये बंदूक उठा लो। खाजली खेमे से निकल कर बाहर आई और जब ये मंजर देखा कि डाकू ने दोनों हाथ ऊपर उठा रखे हैं तो लपक कर उसने रेत पर पड़ी बंदूक उठा ली। मेरे इशारे पर खेमे के अंदर चली गई। डाकू ने करख्त लहजे में मुझसे कहा, तुम जाबिर को नहीं जानते, वो हमारा सरदार है, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने डाकू से कहा, बैठ जाओ और दोनों बाजू अपनी गर्दन के पीछे कर लो। उसने ऐसा ही किया। मैंने खाजली को बुलाया और कहा कि जिस रस्सी से उन्होंने तुम्हें बांधा था वो लाओ और इस डाकू के हाथ पीछे कसकर बांध दो। खाजली फौरन रस्सी अंदर से लाई और जमीन पर बैठे हुए डाकू के दोनों हाथ पीछे बांध दिए। अब मैंने राइफल खाजली को दी और डाकू को खींचता हुआ खेमे के अंदर ले गया। मैंने उसके मुंह पर स्याह पट्टी बांधी, उसे खेमे के दरमियानी बांस के साथ बिठाया और उसके दोनों पांव भी कपड़े से बांध दिए। फिर मैं तेजी से खेमे से निकल आया और खाजली से कहा, इस ऊंट पर बैठो, अब हम तुम्हारी बस्ती की तरफ सफर करते हैं। खाजली ऊंट पर आगे बैठी और मैं उसके पीछे। ऊंट अपने पांव पर उठ खड़ा हुआ और खाजली की हिदायत के मुताबिक मैंने ऊंट को उनकी बस्ती के रुख पर डाल दिया। सुबह होने से पहले पहले हम खाजली की बस्ती में दाखिल हो गए। वो हवेली में पहुंची तो नौकर और कनीज उसे देखकर खुशी से दीवाने हो गए। खाजली अपने घर में आकर भी घबराई घबराई सी थी। उसे हर लम्हे यही धड़का लगा था कि वो डाकू दोबारा उसके घर में आ जाएंगे। मैंने उसे तसल्ली दी और कनीज के साथ उसे उसके कमरे में पहुंचा दिया और खुद हवेली का दरवाजा बंद करके सामने वाले बरामदे में बिछे हुए लकड़ी के तख्त पर लेट गया। राइफल मेरे पास थी। खाजली का नौकर भी बरामदे के फर्श पर इधर उधर चलकर पहरा दे रहा था। उसकी ये ड्यूटी मैंने लगाई थी। तख्त पर लेटे लेटे मेरी आंख लग गई। जब सोकर उठा तो दिन निकला हुआ था। हवेली के सहन में सफेद धूप रोशन थी। नौकर गायब था। इतने में खाजली अपनी कनीज के साथ मेरी तरफ आती नजर आई। अगरचे उसने नहा धोकर कपड़े तब्दील कर लिए थे लेकिन चेहरे पर तरद्दुद और फिक्रमंदी के आसार साफ दिखाई दे रहे थे। वो मेरे लिए दूध, अंगूरों का रस और रोटी लाई। मैंने सैर होकर नाश्ता किया। मुझे उसकी
की अशद जरूरत थी। वो बार बार डाकुओं का जिक्र कर रही थी। अलचिकोल इस इलाके के डाकू बदला लेना कभी नहीं भूलते, वो जरूर आएंगे, तुम यहाँ से मत जाना। मेरा खावत शायद आज शाम तक वापस आ जाए। मैंने उसे तसल्ली दी कि जैसे वो कहती है वैसे ही होगा, तुम फिक्र मत करो, जब तक तुम्हारा खावत नहीं आ जाता मैं यही हूँ। नौकर कहवा ले आया, हमने इकट्ठे कहवा पिया। फिर खाजुली कहने लगी, तुम्हारे कपड़े फट गए हैं, मैं तुम्हें नए कपड़े देती हूँ। उसने नौकर से कहा वो मुझे गुसल खाना दिखा दे। मैं भी यही चाहता था। मैंने गुसल खाने में जाकर मल मल कर गुसल किया। वहाँ पड़ी हुई छोटी कैंची से अपनी मूछों को होंठों के ऊपर से थोड़ा थोड़ा कतरा। नए कपड़े पहने, इब्रानी देहातियों जैसा लिबास था। एक लंबे नीले रंग का कुर्ता, जूता भी दूसरा पहना, सर पर कसाबा पहन लिया ताकि मैं पूरा यहूदी नजर आऊं। खाजिली ने उस ऊंट को अपने नौकर की मदद से सहरा में दूर ले जाकर छोड़ दिया था, जिस पर बैठकर हम वहां पहुंचे थे। मेरे पास इस्राएली फौजियों की जेबों से निकाले हुए 70 के करीब डॉलर मौजूद थे। मैंने बातों ही बातों में खाजिली से जेरिको के बारे में पूरी मालूमात हासिल कर ली थी। ये भी पता कर लिया था कि जेरिको से यरूशलेम को बसें भी जाती हैं। मैं उसी वक्त खाजिली के घर से जेरिको की तरफ निकल जाना चाहता था, लेकिन खाजिली के इसरार पर उसके खावत के आने तक मजबूरन रुक गया। खाजिली को खौफ था कि डाकू उसे अकेला पाकर फिर उसे उठाकर ले जाएंगे। दोपहर को मैं खाना खाकर सो गया और शाम तक सोया रहा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।